हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत डिजीज़ पढ़ते पढ़ते अपन बोर हो चुके हैं, तो अपना 10th लेसन है अर्थवर्म का, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। कछुए की संरचना और उसका कृषि में क्या महत्व है। आप लोगों को पता ही है कि जो केचुआ होता है या अर्थवर्म है, उसको अपन किसान का मित्र कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अब यहाँ पे इस वाले में थोड़े से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल में हालांकि सारे सिस्टम हैं, लेकिन बहुत कम कम दे रखे हैं। सबसे जो ज़्यादा दे रखा है वो डाइजेशन सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। तो अपन जो है सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका साइंटिफिक नेम, तो ये जो है किसमें क्या नाम है इसका, फेरिटिमा पोस्थुमा। और अगर अपन इसकी फाइलम देखें या क्लास देखें तो ये किस में आता है, ये आता है एनेलिडा में। और इसलिए जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर के हिसाब से अपन इसकी स्टडी ज़्यादा करते हैं। और आपने अभी पढ़ा, एग्रीकल्चर में पढ़ा भी होगा, वर्मी कंपोस्ट जो है वो केंचुए से तैयार की जाती है, इसलिए जो है आपके कोर्स में इसको रखा गया है। वैसे इसका डाइसेक्शन भी आपके उसमें है, लेकिन अब डाइसेक्शन को जो है बैन कर दिया गया, इसलिए जो अपन केवल इसके डायग्राम से काम चलाते हैं। अब सबसे पहले अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि ये द्विपार्श्वमित क्रमीय है, यानी कि बाइलेटरल। द्विपार्श्वमित मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपन है तो अपन में भी बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी कि अगर ऊपर से नीचे तक कट किया जाए तो राइट और लेफ्ट जो पोर्शन है वो कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे भी ये एक पाइप की तरह है, तो अगर इसको ऊपर से नीचे तक काटते हैं तो इसमें राइट और लेफ्ट जो है बिल्कुल एक जैसा है। तो ऐसी सिमेट्री को या ऐसी सममिति को अपन क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सममित। उसके बाद में मेरे ख्याल से केचुआ सबने ही देखा होगा, तो उसमें आपको बहुत सारे जो है खंड दिखाई देते हैं, सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। और ये मान के चलो कि नॉर्मली 100 से 150 तक जो है सेगमेंट्स इन अर्थवर्म में मिलते हैं। उसके बाद में अगर आप लेंथ इसके देखते हो तो नॉर्मल जो है, हालांकि आजकल तो 1-1 मीटर वाले भी जो है केंचुए वर्मी कंपोस्ट में बनाए जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो अपन है वो आपको 1.5 जो है सेंटीमीटर या इतना ही आपको मिलेगा, ज़्यादा आपको जो है नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इतना मिले। फिर अगर आप इसकी चौड़ाई देखते हो तो 3 से 5 mm के बीच में आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्योंकि इसमें बहुत सारे खंड है, ये आप ध्यान भी रखना, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है इसके खंड और खंड पे, इस पे बहुत सारे पोर्स भी हैं, बहुत सारे छिद्र भी हैं, तो वो छिद्र और उनका ध्यान आपको रखना है। दूसरा, जब आप इसका डायग्राम बनाओ तो वो डायग्राम में आपको जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको पहले सेगमेंट गिनकर ही बनानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कि बस बना दिया और हो गया, तो यहाँ पर क्योंकि हर जो चीज़ है वो चीज़ खंड के नंबर के हिसाब से, सेगमेंट के नंबर के हिसाब से है, इसलिए आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो इसका खंड है, सेगमेंट है, वो कौन सा है, माउथ। और माउथ में भी आपको 2 चीज़ दिखाई देगी। माउथ जो इसका होगा, मुंह जो होगा, वो इसका किस तरफ होगा, वो उसका होगा वेंट्रल साइड पे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एक साइड होती है पोस्टीरियर और एक होती है वेंट्रल, या जिसको पोस्टीरियर को आप डॉर्सल साइड भी कह सकते हो, यानी एक ऊपर की एक नीचे की। तो अपन ऊपर नीचे करते हुए परेशान हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे आज अपन भी है, तो अपन में ऊपर नीचे आप क्या करोगे, तो अपन क्या करते हैं कि जो हमारी वर्टिबल कॉलम वाला पार्ट है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, उसको तो हम बोलते हैं डॉर्सल, और जो हमारा स्टमक वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो अब यहाँ पर हम डॉर्सल और वेंट्रल कैसे करेंगे, यहाँ पर एक लाइन दिखती है। अभी आप जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ोगे तो जो ब्लड वेसल है
तो वो जो एरोटा है, जो धमनी एक बहुत चौड़ी सी इसमें दिखाई देती है, तो वो साइड तो हम इसकी मानते हैं डोर्सल, कि वो हर समय ऊपर रहती है। और जो वेंट्रल वाली है वो दिखती नहीं है, तो उस हिसाब से जो उसका दूसरा भाग है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, अधर भाग या वेंट्रल भाग। अब यहाँ पर देखो, तो जो इसका माउथ है वो एक पतली सी दरार के रूप में, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, अधर पे या वेंट्रल साइड पे। और ऊपर की तरफ इसमें होता है एक माउथ, तो है ही, फर्स्ट जो सेगमेंट है वो माउथ है, और उसके ऊपर जैसे अपने लिप्स हैं, तो उसी तरीके से उसके माउथ को ढकने के लिए एक थोड़ा सा मांसल या फ्लैशी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ये ध्यान रख लेना, हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में भी आपके बुक में प्रोस्टोमियम ही दे रखा है, और जो पूरा है चारों तरफ घिरा हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रीस्टोमियम, यानी परितुंड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला खंड है, उसमें माउथ है, ऊपर जो ये मान के चलो ढक के रखा हुआ है वो प्रोस्टोमियम है, और पूरा जो खंड है वो खंड आपका क्या कहलाता है, प्रीस्टोमियम। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया पहला। फिर उसके बाद में जो लास्ट वाला, पहला माउथ हो गया, और लास्ट वाला जो खंड है उस पर एक पोर है जिसे अपन एनस या गुदा कहते हैं। तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो उत्सर्जी पदार्थ है, वो उसके द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। और इसके उत्सर्जी पदार्थ में ही क्या उपस्थित होता है, ह्यूमिक एसिड उपस्थित होता है, ह्यूमिक अम्ल उपस्थित होता है, और यही जो है भूमि की या सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। उसके बाद में देखो, फिर अपने पास में जैसे मान लीजिए कि कभी हमें कोई अर्थवर्म मिलता है, तो हम कहते हैं सांप है, सांप है, सांप है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर आप उठा के देखोगे तो सांप में पहली बात तो आपको सेगमेंट्स नहीं दिखेंगे, दूसरा उसमें एक जैसे अपन अंगूठी पहनते हैं छल्ला, उस तरीके से छल्ला आपको नहीं दिखेगा। अगर ये दो चीज आपको दिखती है तो इसका मतलब क्या है, अर्थवर्म। और अगर ना सेगमेंट दिख रहे हैं, ना ये छल्ले जैसी या रिंग दिख रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, केंचुआ। इस जो छल्ले जैसी स्ट्रक्चर है, इस छल्ले को हम बोलते हैं क्लाइटेलम, पर्याणिका। और ये फिक्स है, क्योंकि मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप जब डायग्राम बनाओगे तब ध्यान रखना है आपको 14, 15 और 16, ये जो 3 सेगमेंट है, इन तीनों सेगमेंट के ऊपर ये स्ट्रक्चर होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम या पर्याणिका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन में। अब देखो, ये जो 14 है, इस 14 के नीचे, क्योंकि ये तो उंगली की तरह छल्ला पड़ा हुआ है, लेकिन जो 14 सेगमेंट है, उस सेगमेंट के बीच में अधर भाग पे एक छिद्र होता है, और उसे हम बोलते हैं मादा जनन छिद्र या फीमेल जर्म पोर। और इसी से जो है अंडे फीमेल के निकलते हैं। तो ये 14 वाला जो पोर है वो उसमें होता है। फिर अपन 18 सेगमेंट पे जाते हैं, तो 18 पे जो है कौन सा होता है, मेल। 14 पे फीमेल, और 18 पे होता है मेल जन्मपोर या नर जनन छिद्र। अब यहाँ पे देखो, आपके क्वेश्चन भी आता है, और अगर थोड़ा सा आपको ध्यान भी हो, तो जो केंचुआ है, ये केंचुआ द्विलिंगी है, द्विलिंगी या जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। मेल रिप्रोडक्शन भी, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसमें मिलेंगे और फीमेल भी मिलेंगे, लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन है ये क्रॉस करता है। ये अपन चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये करना है कि ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, इसमें फीमेल भी और मेल भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसलिए 14 जो जर्म पोर है वो है फीमेल का, और 18 पे जो है वो किसका है, मेल का। ठीक है, 14 पे फीमेल और 18 पे मेल। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9, क्योंकि ये देखो इस तरीके से खंड है। तो ये जो खंड है, जैसे मान लीजिए ये 5th है, ये 6th है, तो इन दोनों खंडों के बीच में यहाँ पर 1 पेयर जो है छेद होते हैं, यानी कि 4 में है तो 8, तो 8 यहाँ पर छिद्र होते हैं, और इन छिद्र को हम बोलते हैं शुक्रधानी रंध्र या स्पर्मेथिकल पोर्स।
और ये जो है, अगर आप अभी मैं आपको इसको डायग्राम भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको इसका डायग्राम मिल रहा है। ये थैली जैसी स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है केचुआ दूसरे जो केचुआ है उस केचुए के शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। तो ये कितने हो गए? 8, यानी कि 4 पेयर हैं, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9। तो ये 4 हैं, तो 8 यहाँ पर छेद होते हैं। और ये छेद क्या होते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस समय जो है शुक्राणु को या स्पर्म्स को इकट्ठा करने का काम करते हैं और इन्हें बोलते हैं स्पर्मेथिकल या शुक्रधानी। उसके बाद में देखो यहाँ पे चलने के लिए, अब जैसे जितने आप खंड हैं उन खंडों को बनाओगे, तो उन खंडों को बनाओगे तो उसमें आपको ऐसे डैश 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 दिख रहा है। तो ये जो डैश डैश दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है? इसके पैर। इसको चलने के लिए इसके पास में पैर होते हैं और उन पैरों को हम क्या बोलते हैं? सूक या सीटी। और ये जो सीटी है, ये सीटी इस तरीके की एस आकार की होती है। तो इसमें ये मान लीजिए आधी बॉडी के अंदर होती है और आधी बॉडी के बाहर होती है। और ये पूरे जो अर्थवर्म है उसके हर खंड पे, और उसमें एक बिल्कुल सर्किल में होती है, इसीलिए केंचुआ जो है अधर भाग से तो चलता ही है, लेकिन वो पृष्ठ भाग से भी चल सकता है, उल्टा भी है वो चल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर पूरे के पूरे सेगमेंट्स पे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला और लास्ट यानी माउथ को और एनस को छोड़ के ये जो सूक हैं या ये जो सीटी हैं ये पूरे बॉडी पे इस पे मिलेंगी। फिर उसके बाद में देखो, फिर हैं जेनाइटल पेपिली या जनन अंकुरक। ये जो है ये 2 पेयर है और एक पेयर मिलता है 17 पे और एक मिलता है 19 सेगमेंट पे। ये जो दोनों जनन अंकुरक है या जेनाइटल पेपिली है, ये निषेचन क्रिया में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के समय जो है चिपकने का कार्य करती है। तो ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गई। तो ये जो कुछ कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर कैसे हैं? ये कैरेक्टर हैं आपके जितना एक्सटर्नल है, और इसको आप सब पॉइंट्स में लिखोगे। जैसे पहले आपने माउथ लिख लिया, फिर आपने क्लाइटेलम के बारे में लिख दिया, फिर आपने इसकी बाय सेगमेंट्स है उसके बारे में लिख दिया, फिर मेल फीमेल पोर के बारे में लिख दिया, फिर उसके बाद में स्पर्मेथिकल पोर्स हैं उनके बारे में लिख दिया, सीटी के बारे में लिख दिया, जनन अंकुरक। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 पॉइंट बनते हैं। तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग नंबर और आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखनी है। तो ये पहला हो गया आपका क्या? बाह्य संरचना। अब यहाँ पे देखो, हालांकि थोड़ा सा वो ब्लड में आएगा, चलो अपन वही डिस्कस करेंगे। अब आती है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र क्योंकि नॉन कॉर्डेटा है, एनेलिडा है, तो इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई विशेष अंग नहीं है, केवल ये त्वचा द्वारा जो है श्वसन क्रिया करता है। और इसकी त्वचा हर समय गीली रहती है, इसीलिए रहती है ताकि ये ऑक्सीजन को उस जल से ग्रहण कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकाल सके। तो इसके चारों तरफ जो है हर समय जो है पानी रहता है, और इसके अंदर भी जो है पानी भरा रहता है, देहगुहा में द्रव भरा रहता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आसानी से विसरण या डिफ्यूजन क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तो आप तो केवल क्या लिख सकते हो कि इसमें जो श्वसन तंत्र है वो क्या है? इसकी त्वचा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी जो रक्त है वो एज इट इज़ आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि ना कोई आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी कुछ नहीं है, जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन घुला रहता है। तो इसलिए जो है उसी के थ्रू पहले बाहर से आती है ऑक्सीजन, फिर हीमोग्लोबिन की सहायता से पूरे शरीर में भेजी जाती है। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन कैसा होता है? रेड कलर का। यहाँ पर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था कि केचुए का भूरा रंग क्यों होता है, तो बच्चों ने लिख दिया हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि आपकी इस बुक में वो चीज़ नहीं दे रखी है
कि हीमोग्लोबिन होता है प्लाज्मा में घुला रहता है इसलिए ये लाल भूरा दिखाई देता है, नहीं। इसकी जो स्किन होती है, आप इसको लिख लेना अपनी बुक के ऊपर स्पष्ट रूप से, क्योंकि अगर मैं नोट्स लिखाती तो आपको लिखा देती, लेकिन अभी आप लिख लो, एक पोरफायरिन जो है वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, वो इसकी देह हुई जो द्रव है उसमें घुला रहता है, तो इसके कारण ये भूरा दिखाई देता है। जबकि जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन किस में रहता है, प्लाज्मा में घुला रहता है, तो वो अंदर की तरफ है। जितनी आप अभी इसकी वेन्स वगैरह देखोगे, क्योंकि इसमें जो है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र निम्न वर्ग का होते हुए भी इसमें उच्च वर्ग के हाई कैटेगरी के कैरेक्टर हैं कि इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये जो केचुआ है इसमें कई अपवाद हैं जो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज तो अपन इतना ही कर रहे हैं कि आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर करा दी, प्लस थोड़ा सा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम करा दिया, बाकी जो सिस्टम है वो सिस्टम अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज कुछ बच्चों ने मुझे काम करके भेजा है, लग रहा है कि कल की डांट से थोड़ा असर पड़ा है, तो बच्चों ने भेजा है काम मुझे, तो इसी तरीके से काम करते रहो। और ये मत सोचो कि हमने कर तो लिया, बताए क्यों, नहीं, बताना भी ज़रूरी है। आप मुझे भेजिए उन जो भी आपने काम करा है, उससे मुझे पता लगेगा कि कौन स्टूडेंट रेगुलर है और कौन नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।